हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारा मैं बोल सकती हूँ टॉपिक चल रहा था वो था वायरस, जिसे हिंदी में हम विषाणु के नाम से जानते हैं। वायरस की जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द वायरस, तो वायरस आर द मीडिएटरी चेन ऑफ लिविंग एंड द नॉन लिविंग, यानी वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी जो है वो कहा जाता है। और योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये सजीव माध्यम में या किसी सजीव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी, दे विल बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग मीडियम, दे विल बिहेव लाइक द नॉन लिविंग और द सिंपल पार्टिकल। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे कि जो हमारे वायरस होते हैं इनको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी सजीव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी, दे विल बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव के शरीर के अंदर होते हैं तो सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। जबकि अगर ये किसी निर्जीव माध्यम में पड़े हुए होते हैं, किसी नॉन लिविंग मीडियम के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो ये सिंपल कणों के रूप में या पार्टिकल्स के रूप में या निर्जीव के रूप में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इतनी बात पढ़ने के बाद में हमने जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो ये किया था कि जो वायरस होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है कि वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी आनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, जेनेटिक मटेरियल इंग्लिश में कहा जाता है, डीएनए या फिर आरएनए। तो या तो डीएनए होगा इनके अंदर या फिर आरएनए होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन है तो न्यूक्लिक एसिड भी होगा और वहां पर साथ में कौन होगा? प्रोटीन भी होगा। नॉर्मल जब मैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, जब हम इनकी सामान्य संरचना की बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इनकी सामान्य संरचना में जो आउटर कवरिंग होती है वायरस की, या वायरस का सबसे बाह्य आवरण जो होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन से निर्मित ये जो बाह्य आवरण होता है वायरस का, इसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी कैप्सिड कहेंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वायरस इज नोन एज द कैप्सिड एंड इनसाइड विच आई कैन से द न्यूक्लिक एसिड कोर, या फिर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रीय कोर के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है। एक बात ये याद रखनी है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों नहीं होते, डीएनए और आरएनए दोनों सेम टाइम पर प्रेजेंट नहीं होते। या तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होगा या फिर इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है? आरएनए होता है। इतना पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि कैप्सिड जो होता है, जिसे आउटर मोस्ट कवरिंग कहते हैं वायरस की, जो प्रोटीन से बना होता है, इसकी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, कुछ सूक्ष्मतम इकाइयां होती हैं जिनके जुड़ने से कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। बाय द अटैचमेंट ऑफ दीज स्मॉल यूनिट्स आई कैन से कैप्सिड इज प्रोड्यूस्ड एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज द, इन इकाइयों को हम कैप्सोमियर के नाम से जो है वो जानते हैं। इतनी बात हमने करी तो फिर हमने ये देखा कि हु डिस्कवर्ड द वायरस। वायरस की खोज जो है वो किसने करी थी? तो वो थे डीजे इवानोवस्की। डीजे इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। और अगर आपसे पूछेगा पहला वायरस कौन सा डिस्कवर किया गया था, तो वो था आपका टीएमवी। तो लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो यही था, टीएमवी की संरचना। टीएमवी की संरचना, टीएमवी की संरचना। टीएमवी का मतलब आपको पता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। अब इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने बता दी थी। वैसे इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेलनाकार होती है, कुंडली नुमा होती है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं, हेलिकल भी बोल सकते हैं। और हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो उसका आउटर कवरिंग यानी कैप्सिड जो है वो कहलाता है। और जिसके अंदर की ओर मैं बोल सकती हूँ क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर ये डायग्राम हमने देखा था, जिसके अंदर सेंटर पार्ट जो होता है वो आरएनए से मिलकर बना होता है, यानी सेंट्रल कोर जो है वो आरएनए से मिलकर बना होता है, केंद्रीय कोर। और इसके चारों तरफ प्रोटीनियस कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। एंड द ईच यूनिट ऑफ कैप्सिड इज नोन एज द कैप्सोमियर। तो ये डायग्राम हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ड्रॉ कर लिया था। इसमें एक पॉइंट जो है वो याद रखना है कि बेसिकली अगर मैं बात कर सकती हूँ, एक कैप्सोमियर जो होता है, एक कैप्सोमियर जो होता है यानी कैप्सोमियर जो है प्रोटीन है, तो ये जो कैप्सोमियर होता है वो 158 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। दैट वन कैप्सोमियर इज मेड अप बाय द 158, आई कैन से 158 मैं बोल सकती हूँ अमाइनो एसिड। एंड अगर मैं इसकी वायरस की टीएमवी की लेंथ की बात करती हूँ तो इसकी लेंथ लगभग होती है 300 म्यूकोमीटर के बराबर, है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अभी फिलहाल हम मेंशन करते हैं, चलते हैं आगे। लिखेंगे टीएमवी की संरचना, टीएमवी की संरचना,
टीएमवी की संरचना पतली, टीएमवी की संरचना पतली, पतली मतलब थिन, पतली तथा बेलनाकार होती है, पतली तथा बेलनाकार होती है। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है। तो लिखेंगे टीएमवी की संरचना पतली तथा बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई यानी लेंथ 300 म्यूकोमीटर, 300 म्यूकोमीटर तथा व्यास, तथा व्यास मतलब डाईमीटर, डाईमीटर 15 म्यूकोमीटर होता है, 15 म्यूकोमीटर होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो थिन होती है, पतली होती है। और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं या जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं यानी जो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, उनके आकार को नापने के लिए जो टर्म हम काम में लेते हैं दैट इज द डायमीटर, या फिर हिंदी में कहा जाता है व्यास। तो लंबाई जो होती है दैट इज अबाउट 300 म्यूकोमीटर एंड देयर लेंथ में तो 300 म्यूकोमीटर हो जाएगा, बट देयर डायमीटर इज अबाउट 15 म्यूकोमीटर, है ना। तो ये पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी इज थिन एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल which is 300 म्यूकोमीटर long, which is 300 म्यूकोमीटर long, which is 300 म्यूकोमीटर long, 300 म्यूकोमीटर long with having diameter of, with having diameter of 15 म्यूकोमीटर, 15 म्यूकोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कैस्पर के अनुसार, वैज्ञानिक कैस्पर के अनुसार, वैज्ञानिक कैस्पर के अनुसार टीएमवी के कैप्सिड में, कैप्सिड मतलब आउटर कवरिंग, तो टीएमवी के कैप्सिड में लगभग, टीएमवी के कैप्सिड में लगभग 2130 कैप्सोमियर, 2130 कैप्सोमियर उपस्थित होते हैं, 2130 कैप्सोमियर उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कैस्पर, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कैस्पर, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कैस्पर, CASPER। according to the scientist Caspar, capsid of TMB, capsid of TMB, capsid of TMB have 2130 to 2130 capsomeres, capsomer। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक कैप्सोमियर में या प्रत्येक कैप्सोमियर, प्रत्येक कैप्सोमियर, प्रत्येक कैप्सोमियर 158 अमीनो एसिड, 158 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कैप्सिड हैव द 2130 कैप्सोमियर
and each capsid, sorry, each capsomere have each capsomere have each capsomere have 158 amino acid, 158 amino acid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक कैप्सोमियर का आणविक भार, प्रत्येक कैप्सोमियर का आणविक भाग यानी मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट, प्रत्येक कैप्सोमियर का आणविक भाग लगभग 18,000 डाल्टन, लगभग 18,000 डाल्टन होता है, 18,000 डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं पूछूं कि हर कैप्सोमियर के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो हर कैप्सोमियर के अंदर 158 यानी 158 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अगर मैं हर कैप्सोमियर का मॉलिक्यूलर वेट पूछूंगी यानी आणविक भार, या जिसे अणुभार भी आप लोग बोल देते हो, तो अणुभार जो है प्रत्येक कैप्सिड का वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है लगभग 18,000 डाल्टन, 18,000 डाल्टन। तो लिखेंगे द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ each capsomere is about the molecular weight of each capsomere is about 18,000 डाल्टन। ठीक है, और ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये हेलिकल फॉर्म में या कुंडली के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिससे टीएमवी का खोखला गोला या खोखला वलय जो है वो हो जाता है तैयार। तो लिखेंगे ये कैप्सोमियर्स कुंडली के रूप में व्यवस्थित होकर, ये कैप्सोमियर कुंडली के रूप में व्यवस्थित होकर खोखले वलयनुमा संरचना, खोखला मतलब बीच में से खाली है ना, तो खोखले वलय नुमा संरचना का, खोखले वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे these capsomeres arranged in helical form. These capsomeres arranged in helical form and produce hollow cylindrical tubular structure, hollow cylindrical tubular structure। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस खोखले वलय के केंद्र भाग में यानी मध्य भाग में, इस खोखले वलय के केंद्र या मध्य भाग में एकल सूत्री आरएनए, एकल सूत्री मतलब सिंगल स्ट्रैंड, एकल सूत्री आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए
उपस्थित होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए उपस्थित होता है जो लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मतलब अगर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 6500 यानी 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। दो ही चीजें पढ़ी थी हमने टीएमवी के स्ट्रक्चर में, आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटीनियस विच इज नोन एज द कैप्सिड। तो प्रोटीनियस संरचना को कैप्सिड कह दिया। कैप्सिड जो होता है उसमें लगभग 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। मतलब कैप्सिड जो है उसके अंदर 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। ईच कैप्सोमियर इज मेड अप बाय 158 अमीनो एसिड। मतलब प्रत्येक जो कैप्सोमियर होता है वो 158 मैं बोल सकती हूँ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। हर कैप्सोमियर का मतलब कैप्सिड के हर कैप्सोमियर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18,000 डाल्टन होता है, यानी 18,000 डाल्टन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। होलो जो कैप्सिड के कैप्सोमियर्स होते हैं वो बेलनाकार स्थिति में अरेंज होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से खोखले गोले जैसी संरचना बनती है, खोखला बेलनाकार संरचना बनती है। और उस खोखले बेलनाकार संरचना के केंद्र भाग में यानी सेंट्रल पार्ट में जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या एकल सूत्री आरएनए जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। और अगर पूछ लेगा कि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए इज अबाउट 6500। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन द सेंट्रल होलो, ये तो लिख लिया था ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर। आगे लिखेंगे इन द सेंटर पार्ट ऑफ होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर single strand RNA is present. Single strand RNA is present. Single strand RNA is present, which is made up by 6,500, which is made up by 6,500 nucleotides. 6,500 न्यूक्लियोटाइड। और यहीं पर हमारी टीएमवी की स्ट्रक्चर होती है पूरी। और टॉपिक ऑफ मोज़ेक वायरस के लिए एक पॉइंट लिख लेंगे। ये वायरस मुख्यतः टीएमवी की बात करें तो ये वायरस मुख्यतः तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस वायरस मेनली कॉज मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। चलो ये होता है टीएमवी पूरा। सेकंड जो टॉपिक इसी में हमें पढ़ना है वो है बैक्टीरियोफेज। सेकंड टॉपिक इज बैक्टीरियोफेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीवाणु भोजी। अब इसमें दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है ये अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इट इज मेड अप बाय 2 वर्ड्स। अब 2 वर्ड कौन कौन से हैं? पहले तो दिख रहा है बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया।
बैक्टीरियो या फिर हिंदी में कहा जाएगा जीवाणु। और सेकंड जो वर्ड दिख रहा है दैट इज द फेस, और जो फेस जो है उसको हिंदी में कह रहे हैं भोजी। और एक्चुअली में जो फेज या भोजी होता है इसका मतलब होता है विषाणु, विषाणु या फिर वायरस। आपको ये याद रखना है, जब वायरस परजीवी अवस्था में, जब वायरस परजीवी अवस्था में जीवाणु के ऊपर उपस्थित होते हैं तो इसी संबंध को हम जीवाणु भोजी या फिर इंग्लिश में हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लेंगे, बेसिकली व्हेन वायरस आर पैरासाइटिक ऑन द बैक्टीरियल सेल दिस कंडीशन इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज। फेज वर्ड यूज फॉर द वायरस, यानी फेज शब्द जो है इसका उपयोग हम वायरस के लिए कर रहे हैं। आपको मैंने बोला था अगर वायरस को लिविंग बिहेवियर दिखाना है, सजीव की तरह व्यवहार करना है, तो उसे किसी सजीव कोशिका के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जिस सजीव कोशिका के साथ में जुड़ रहा है ताकि अपनी लाइफ की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट कर पाए, अपने जीवन की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको संपादित कर पाए, तो उसके लिए बेटा वो किसके साथ में जुड़ रहा है? बैक्टीरिया के साथ में जुड़ रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जीवाणु के साथ में जुड़ रहा है। तो लिख लेंगे इसकी परिभाषा, जब 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 वायरस ऑब्लिक करके भोजी, जब वायरस ऑब्लिक करके भोजी भोजी जीवाणु कोशिका के ऊपर, जब वायरस ऑब्लिक करके भोजी जीवाणु कोशिका के ऊपर, जीवाणु कोशिका के ऊपर परजीवी के रूप में उपस्थित होता है, परजीवी के रूप में उपस्थित होता है, तो यह स्थिति तो यह स्थिति तो यह स्थिति बैक्टीरियोफेज कहलाती है। तो यह स्थिति बैक्टीरियोफेज कहलाती है, बैक्टीरियोफेज कहलाती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when virus are parasitic on when virus are parasitic on when virus are parasitic on, वायरस को फेज भी लिख सकते हैं, तो पैरासाइटिक ऑन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, this condition is known as this condition is known as this condition is known as बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, खोज किसने करी जीवाणु भोजी की? खोज या फिर डिस्कवरी? डिस्कवरी के लिए दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एक ट्वार्ट, एक साइंटिस्ट का नाम है ट्वार्ट और दूसरे का नाम याद रखना है डी हेरेल। दूसरे का नाम याद रखना है साइंटिस्ट का जिन्होंने जीवाणु भोजी की खोज करी थी, वो थे डी हेरेल, डी हेरेल। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे वायरस डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। और साइंटिस्ट दो नाम लिख लेंगे, दो नाम लिख लेंगे, एक हो जाएगा आपका ट्वार्ट एंड दूसरा हो जाएगा डी हेरेल। सेकंड इज द डी हेरेल। चलिए हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, या फिर हिंदी में लिखेंगे जीवाणु भोजी की संरचना, जीवाणु भोजी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, या फिर हिंदी में कहेंगे जीवाणु भोजी की संरचना। ये स्ट्रक्चर जरूर बनानी है आपको, क्योंकि मान लो यही आ जाएगा कि
जीवाणु भोजी की संरचना को संक्षिप्त में बताइए, शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पर फिर आपको डायग्राम मेंशन करके और फिर उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो मेंशन करने होंगे, है ना। पहले डायग्राम जो है वो मेंशन करना होगा, पहले डायग्राम जो है वो मेंशन करना होगा, और उसके बाद में मैं बोल सकती हूँ प्रॉपरली आपका जो डायग्राम मेंशन करने के बाद में प्रॉपर उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ही इजी। हेड पार्ट आ जाएगा, नेक पार्ट आ जाएगा, टेल पार्ट आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं, है ना। तो सिंपल सा डायग्राम हम देख लेंगे। चलिए, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख लेते हैं, कौन सा बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर स्ट्रक्चर है। चलिए, इसको यहाँ क्लोज करते हैं और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द कैप्सोमियर से बना हुआ पार्ट, कैप्सिड। तो ये मैं इस तरीके से बना देती हूँ। अब मुझे उम्मीद है इसमें पता चल रहा है आपको। जो राउंड शेप स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, दीज आर द कैप्सोमियर्स एंड द कंप्लीट पार्ट इज नोन एज द कैप्सिड। और याद रखना, कैप्सिड से, कैप्सिड पार्ट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। मैं लेबलिंग भी कर देती हूँ। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है बेटा कैप्सिड पार्ट, आई थिंक इंग्लिश में आपको इजीली विजिबल होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इजी में ना, इंग्लिश में नाम जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देती हूँ बेटा साइड में। ये हो जाएगा कैप्सिड हेड, कैप्सिड हेड, हिंदी में कैप्सिड, कैप्सिड सिर भाग, कैप्सिड सिर भाग। ठीक है, फिर सेंटर पार्ट में दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। सेंटर पार्ट में जो दिख रहा है वो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको कॉलर भाग कहते हैं। इंग्लिश में कॉलर लिखा है, हिंदी में भी बेटा कॉलर भाग ही कहते हैं। कॉलर भाग को ग्रीवा भाग भी बोल सकते हैं, ग्रीवा भाग या कॉलर। फिर शीत है, शीत मतलब आवरण, शीत मतलब आवरण, शीत मतलब आवरण। फिर है बेस प्लेट मतलब आधार प्लेट, बेस प्लेट या आधार प्लेट, बेस प्लेट या फिर आधार प्लेट। फिर है स्पाइक्स, हिंदी में भी स्पाइक रहेगा। और फिर हो जाएगा टेल फाइबर, टेल फाइबर, हिंदी में कहेंगे पुच्छ तंतु, पुच्छ तंतु। जल्दी से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम लिखेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखने से पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा।
चलिए, तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, एक बार समझ लेंगे। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड से उसका हेड पार्ट बनता है, यानी सिर वाला भाग बनता है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे बैक्टीरियोफेज की जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में दो मेन स्ट्रक्चर होती है, दो संरचना मुख्य होती है। एक उसका सिर भाग हो जाता है, एक उसका पुच्छ भाग हो जाता है, यानी एक तो हेड पार्ट हो जाता है, दूसरा टेल पार्ट हो जाता है। हेड पार्ट को और टेल पार्ट को जोड़ने का जो काम करता है वो नेक पार्ट करता है, जिसे ग्रीवा भाग के नाम से जानते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि अगर मैं हेड पार्ट की बात कर रही हूँ, तो हेड पार्ट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। सेंटर पार्ट में जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ जो है वो उपस्थित होता है। उसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखने हैं। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट जो हेड पार्ट के नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम कॉलर पार्ट के नाम से जानते हैं। कॉलर पार्ट के चारों तरफ मैं बोल सकती हूँ, कॉलर पार्ट से फिर नेक पार्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कॉलर भाग से ग्रीवा भाग जो है वो शुरू हो जाता है। ग्रीवा भाग के ऊपर शीथ या फिर आवरण जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी आई कैन से दैट शीथ इज प्रेजेंट ऑन द नेक पार्ट। फिर उसके बाद में बेस प्लेट हो जाती है। बेस प्लेट यहाँ पर इस वाली प्लेट को कहेंगे हम। बेस प्लेट मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज द बेस प्लेट। और बेस प्लेट वो प्लेट होती है जहां से टेल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। आधार प्लेट वो प्लेट होती है जहां से टेल फाइबर जो है वो बाहर निकलते हैं। तो दीज आर द बेस प्लेट जो मैंने यहाँ पर बना दी है, इनको यहाँ से लेबल कर देंगे हम। उसके बाद में स्पाइक्स दिख रहे हैं। स्पाइक्स मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ टेल फाइबर निकल रहे हैं, कुछ तंतु निकल रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, टेल पार्ट हो जाएगा। बच्चे जो है वो याद रखेंगे, दिस पार्ट जो ये वाला पार्ट जो है, इसको टेल पार्ट भी लेबल करेंगे। टेल फाइबर से मिलकर टेल फाइबर से मिलकर टेल पार्ट बनता है, यानी पुच्छ तंतुओं से मिलकर पुच्छ भाग जो है वो बनता है। पुच्छ भाग जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब इसकी थ्योरी हम लिखते हैं जल्दी से। जिनका डायग्राम रह गया है फटाफट से ड्रॉ करेंगे और फिर चलेंगे आगे। लिखेंगे एक प्रारूपिक, अब थ्योरी पार्ट मेंशन कर लेते हैं इसका। एक प्रारूपिक बैक्टीरियोफेज की संरचना या जीवाणु भोजी की संरचना, एक प्रारूपिक जीवाणु भोजी की संरचना टैडपोल के समान, टैडपोल के समान सिर व पुच्छ भाग में, टैडपोल के समान सिर तथा पुच्छ भाग में, सिर तथा पुच्छ भाग में विभेदित होती है। सिर तथा पुच्छ भाग में विभेदित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज, द स्ट्रक्चर ऑफ अ the structure of a typical bacteriophage, typical bacteriophage, typical bacteriophage remain differentiated into, remain differentiated into, remain differentiated into head and tail part, remain differentiated into head and tail part, head and tail part, tail part
similar to the structure of tadpole, similar to the structure of tadpole. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिर भाग की आकृति, सिर भाग की आकृति प्रिज्म के समान होती है, प्रिज्म के समान होती है, मतलब वो जो हेड पार्ट था उसकी स्ट्रक्चर तो प्रिज्म के समान होती है, जिसका आकार लगभग जिसका आकार लगभग जिसका आकार लगभग 950 इंटू या 950 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू 650 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। साइज जो है हेड पार्ट का वो 950 एंगस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन बाई 650 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे जिसका आकार लगभग 950 से 650 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, या 950 इंटू 650 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे हेड पार्ट इज सिमिलर टू द प्रिज्म, हेड पार्ट इज सिमिलर टू द प्रिज्म, हेड पार्ट इज सिमिलर टू द प्रिज्म, which structure is similar, which size is approximate, which size is approximate 950 angstrom into 650 angstrom, 950 angstrom into 650 angstrom। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिर भाग कैप्सिड से सिर भाग कैप्सिड से ढका रहता है, कैप्सिड से ढका रहता है, सिर भाग कैप्सिड से ढका रहता है, जो कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, जो कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे हेड पार्ट इज कवर्ड विद द head part is covered with the capsid, head part is covered with the capsid which is made up by head part is covered with the capsid which is made up by the capsomeres। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ, इसी सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ, सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ, इसी सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ तो इस सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, न्यूक्लिक अम्ल या इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है, न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है, न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है।
इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, कैप्सोमियर तक तो लिख ही लिया था, आगे लिखेंगे। हेड पार्ट कंटेन न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। हेड पार्ट कंटेन न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। हेड पार्ट कंटेन न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बात यहाँ पर होती है पूरी। और हेड पार्ट का भी ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स थे वो सारे हमने लिख लिए, ये यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिर तथा पुच्छ भाग के मध्य सिर तथा पुच्छ भाग के मध्य सिर तथा पुच्छ भाग के मध्य ग्रीवा भाग, ग्रीवा यानी नेक पार्ट, सिर तथा पुच्छ भाग के मध्य ग्रीवा भाग यानी नेक पार्ट उपस्थित होता है। नेक पार्ट उपस्थित होता है, ग्रीवा भाग उपस्थित होता है, जो हेड पार्ट के और टेल पार्ट के मिड में होता है यानी मध्य में होता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, नेक पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द neck part is present between the neck part is present between the head part and tail part। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पुच्छ भाग की लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम। पुच्छ भाग की लंबाई जो होती है वो 950 एंगस्ट्रॉम होती है। द लेंथ ऑफ नेक पार्ट इज अबाउट 950 एंगस्ट्रॉम। और लिखेंगे पुच्छ भाग के अंत में, पुच्छ भाग के अंत में, पुच्छ भाग के अंत में यानी एट द लास्ट ऑफ टेल, मैं बोल सकती हूँ टेल पार्ट, पुच्छ प्लेट उपस्थित होती है। पुच्छ प्लेट यानी टेल प्लेट, पुच्छ प्लेट या टेल प्लेट उपस्थित होती है जिससे 6 पुच्छ तंतु या 6 टेल फाइबर, 6 पुच्छ तंतु या 6 टेल फाइबर्स निकलते हैं। टेल प्लेट से टेल फाइबर का ओरिजिनेशन होगा या फॉर्मेशन होगा। तो लिखेंगे एट द लास्ट ऑफ टेल पार्ट, टेल पार्ट टेल plate is present, tail plate is present where 6 tail fibers get 6 tail fiber get 6 tail fibers get originated। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, प्रत्येक पुच्छ तंतु की लंबाई, प्रत्येक पुच्छ तंतु की लंबाई
यानी लेंथ ऑफ ईच टेल फाइबर 1500 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। 1500 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। मतलब जो टेल फाइबर है उनकी लंबाई, नेक पार्ट की अगर मैं लेंथ की बात करूंगी यानी ग्रीवा भाग की अगर लंबाई की बात करूंगी तो वो था 950 एंगस्ट्रॉन्ग यानी 950 एंगस्ट्रॉन्ग, और उससे जो टेल फाइबर निकलते हैं उनकी लेंथ होती है 1500 एंगस्ट्रॉन्ग या 1500 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच टेल फाइबर इज अबाउट, the length of each tail fiber is about, the length of each tail fiber is about 1500 angstrom, 1500 angstrom, 1500 angstrom। एंगस्ट्रॉम। अब टेल फाइबर के काम और देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे पुच्छ तंतुओं के कार्य, फंक्शन ऑफ टेल फाइबर, फंक्शन ऑफ टेल फाइबर, या फिर लिखेंगे पुच्छ तंतु के कार्य, पुच्छ तंतुओं के कार्य, पुच्छ तंतुओं के कार्य। पहला फंक्शन तो ये होगा कि बैक्टीरियोफेज को अगर बैक्टीरिया से अटैच होना है यानी बैक्टीरिया से जुड़ना है, तो बैक्टीरिया से जुड़ने के लिए या बैक्टीरिया का और बैक्टीरियोफेज का जो अटैचमेंट होता है वो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ टेल फाइबर के थ्रू ही होता है। ये मान लेते हैं दीज आर द टेल फाइबर और दिस इज द बैक्टीरिया सेल। तो टेल फाइबर की हेल्प से जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है यानी धस जाता है, तो अटैचमेंट करने का काम करता है। तो लिखेंगे इनकी सहायता से जीवाणुभोजी, इनकी सहायता से जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका से जीवाणु कोशिका मतलब बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल सेल से जुड़ ऑब्लिक करके चिपक जाता है, जुड़ जाता है या फिर चिपक जाता है, जुड़ या फिर चिपक जाता है, यानी बेसिकली स्टिक हो जाता है, अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है या अटैच हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, with the help of tail fiber, with the help of tail fiber, bacteriophage get sticked ऑब्लिक करके अटैच्ड भी लिखेंगे, तो बैक्टीरियोफेज गेट स्टिक्ड ऑब्लिक करके अटैच्ड विद बैक्टीरियल सेल, अटैच्ड विद बैक्टीरियल सेल मतलब अटैचमेंट का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन लिखेंगे इसके द्वारा यानी पुच्छ तंतुओं के द्वारा, इसके द्वारा कुछ विशिष्ट एंजाइमों का स्त्रवण किया जाता है, एंजाइमों का स्त्रवण किया जाता है, जिसकी सहायता से जीवाणु कोशिका भित्ति बैक्टीरिया सेल वॉल, जीवाणु
कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति यानी बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल गल जाती हैं या घुल जाती हैं, घुल जाती है, टूट जाती है, जहां से फिर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। तो बेसिकली बैक्टीरियल सेल को तोड़ोगे तभी बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है या आरएनए जो है वो मैं बोल सकती हूँ आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। तो उस कोशिका भित्ति को गलाने का काम या फिर उस सेल वॉल को, कौन सी सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको डीजनरेट करने का काम, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको मैं बोल सकती हूँ हटाने का काम जो है वो कौन करता है, एंजाइम्स। एंड दीज एंजाइम्स बेसिकली सिक्रेटेड बाय द टेल फाइबर। टेल फाइबर नहीं होते तो बैक्टीरियल सेल के डिग्रेड करने वाले एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, तो बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड नहीं होती, तो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका मैं बोल सकती हूँ बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो लिख लेंगे टेल फाइबर secrete the enzymes, टेल फाइबर secrete the enzyme, टेल फाइबर secrete the enzyme, enzyme, टेल फाइबर secrete the enzyme which are helpful in the, which are helpful in the which are helpful in the degradation of, which are helpful in the degradation of bacterial cell, bacterial cell wall, bacterial cell wall, bacterial cell wall। और ये तो हो गया टेल फाइबर। एक लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ, जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ, जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। भाई बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, तो वो होता है डीएस डीएनए, डीएस डीएनए इंग्लिश में लिखेंगे द्विसूत्री डीएनए, डीएस डीएनए या फिर हो जाता है द्विसूत्री डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, और फिर आंसर लिख लेंगे डीएस डीएनए, आंसर लिख लेंगे डीएस डीएनए। और इसी के साथ में जो बैक्टीरियोफेज का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो होता है पूरा, जीवाणु भोजी का सामान्य जो परिचय था वो होता है पूरा। अब हमें ये देखना है कि कैसे बैक्टीरियोफेज अपना जो डीएनए है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवाएगा, यानी जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेशित करवाएगा, फिर वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन होगा और नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेस हमें पढ़नी है कि नए जो जीवाणु भोजी हैं उनका निर्माण किस तरीके से होता है। दो फेजेस पढ़ते हैं, एक लाइसोजेनिक और एक लाइटिक, तो वो क्या होता है, उनमें किस प्रक्रिया में क्या होता है वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।